लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शुरू कर दिया था और मैंने एक्सप्लेन किया था प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था। जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखो अन सिमेट्री इज रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए अनसिमेट्री रिक्वायर्ड होती है। मतलब अगर कोई कंपाउंड अनसिमेट्रिक होगा ना तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर कुछ डेफिनेशन लिखते हैं। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर क्या है? इट इज एन sp3 atom which is connected with 4 different groups। तो कायरल सेंटर क्या होता है? एक ऐसा sp3 एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा रहे। जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ एक कार्बन ले लो आप, एक CH3 ले लो, एक C2H5 ले लो, एक Cl ले लो, एक Br ले लो। अब ये जो है ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़ा है। तो अगर कायरल सेंटर कायरल वो कार्बन है ना, इसलिए कायरल कार्बन बोला जाएगा इसको, क्योंकि वो कार्बन है इसलिए। तो एक नोट लिख लेते हैं हम। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ chiral carbon is not any criteria for a molecule to be optically active, but in case when a compound has only one chiral center, it is optically active with one exception of tertiary amine। ये ना अभी समझ नहीं आएगा पॉइंट, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ में आएगा। ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड होता है जिसमें अनसिमेट्री हो। तो और
ऊपर वाला मॉलिक्यूल देखो, इसमें तो सिमेट्री नहीं है। ये जो कार्बन है इसको मैं स्टार से मार्क कर रहा हूँ, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसमें सिमेट्री तो है नहीं, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये जो पॉइंट लिखा है ये बोल रहा है कि ये है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का होना या ना होना ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्राइटेरिया नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी और अनसिमेट्री एक ही बात है। जो कंपाउंड अनसिमेट्रिक होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होता ही होता है। तो मतलब कोई कंपाउंड अनसिमेट्रिक कब होगा, इसका कायरल कार्बन के साथ कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या फिर कायरल कार्बन के अलावा कोई और कायरल एटम भी है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन टर्शरी अमाइन ऐसा नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। देखो मान लो CH3 C2H5 H CH3 C2H5 H। अब इस कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन है, एक ये है कायरल कार्बन, एक ये है कायरल कार्बन, पर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। देखो यहाँ पे देखो इस लाइन के अलॉन्ग वो सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल। तो सिमेट्रिक हो गया तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव तो रहेगा नहीं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। हालांकि इसमें कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है 2। कायरलिटी का मतलब अनसिमेट्री ही होता है। तो हालांकि 2 कायरल सेंटर इसमें है, पर ओवरऑल मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। मैं ना बार बार ये शब्द यूज़ करूँगा, कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव, अनसिमेट्रिक, ये सब एक ही बात है। मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि मैं फ्लो में यूज़ कर देता हूँ, आदत पड़ी हुई है, तो आप लोग शायद ना जानते हो। कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव, अनसिमेट्रिक। एक्चुअली इनमें कायरल और अनसिमेट्रिक एक ही बात होती है, वो मॉलिक्यूल की शेप होती है। कायरल एंड अनसिमेट्रिक मीन्स मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है, और कायरल तो उसी शब्द का मतलब उसका साइनोनिम है अनसिमेट्रिक का। ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो प्रॉपर्टी है कायरल मॉलिक्यूल्स की। क्या प्रॉपर्टी है कि उसमें से अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे तो वो उसके प्लेन को रोटेट कर देगा। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये। So, though this molecule has 2 chiral carbons, still molecule is not chiral. Molecule पूरा का पूरा अनसिमेट्रिक नहीं है, तो अनसिमेट्रिक नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यही बात लिखी है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन, कायरल कार्बन का होना या ना होना मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्राइटेरिया है ही नहीं। पर हाँ, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा। बस उसमें एक एक्सेप्शन है, टर्शरी अमाइन। ये एक पॉइंट है, अभी तो हम एग्जांपल्स करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा ये बात। तो एग्जांपल करेंगे आज हम पहले। ये है क्वेश्चन, आपको बस ये बताना है कि इसमें कायरल कार्बन कौन कौन से हैं, यही है क्वेश्चन। बस मैं कुछ लिख देता हूँ तो आप लोग करिएगा फिर। सिर्फ कायरल कार्बन बताना है, और कोई मैं मॉलिक्यूल की कायरलिटी नहीं पूछ रहा, सिर्फ कायरल कार्बन पूछ रहा हूँ मैं। एमी मतलब मिथाइल ग्रुप होता है, CH3।
चलो ये करो, जहाँ भी कायरल कार्बन है ना उसमें स्टार मार्क कर दो आप लोग। जैसे एग्जांपल एक मैं कर देता हूँ आपको कि कैसे करना है क्वेश्चन ये अटेम्प्ट। इसमें ये कार्बन कायरल है तो मैंने यहाँ स्टार मार्क कर दिया, और कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। इसी तरह से बाकी सारे आप करो। सेकंड में है कोई कायरल कार्बन? सर OH ग्रुप। हाँ ये है ना कायरल कार्बन, यस। थर्ड में दोनों Cl। हाँ Cl नहीं है, कार्बन है, ठीक है ना। फोर्थ में ये वाला, ये यहाँ पे H लगा दिखाया नहीं हुआ। बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे ही होता है ना, यहाँ H दिखाया नहीं गया लेकिन है तो ये है कायरल कार्बन। इसमें अगले में भी देखो ना, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है तो यहाँ दो H दिखाए नहीं जाएंगे, वो अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे भी एक H है, यहाँ पे एक H है। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, जितने बॉन्ड दिखा दिए ठीक है, बाकी H होता है। तो फिर ये सर दोनों मिथाइल वाले पास वाला हाँ ये कायरल हो गया। इसमें नो कायरल का। नो कायरल, ET इज इथाइल। ET मतलब CH2CH3 ही होता है, तो इसमें नो कायरल कार्बन। इसमें बताना पड़ेगा, इसमें मैं बना देता हूँ, आप लोग वेरीफाई कर लो। ये हैं इतने सारे, 9 हैं टोटल ये। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको समझाऊंगा मैं जब रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तब। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम आइसोमरिज्म के बाद शुरू करेंगे, तब इसको समझा दूंगा, लेकिन अभी नोट कर लो आप पॉइंट। जो लोग 12th में उनको तो आ जाएगा समझ। यहाँ पे कायरल सेंटर कोई है इसमें? आप लोग पहले बताओ, यहाँ पे कोई कायरल सेंटर है? कोई नहीं है। दिस मॉलिक्यूल हैज नो कायरल सेंटर, क्योंकि ये ना रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अभी रेजोनेंस तो कराया ही नहीं है किसी को आप लोग को, पर नोट कर लो साहब। तो ये पॉइंट होता है लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, प्रेजेंट एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड इज नॉट considered in hybridization। तो देखो कायरल सेंटर वही होगा, पहले तो उसको sp3 होना ज़रूरी है। तो ये तो जो लोन पेयर है ये तो ऐसे चला गया, इधर रेजोनेंस में चला गया, डीलोकलाइज हो गया। तो नाइट्रोजन के पास तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड बचे, तो नाइट्रोजन यहाँ पे sp2 बन गया। sp2 वाला तो हो ही नहीं सकता कायरल, sp3 तो होना चाहिए। तो लोन पेयर जब भी कॉन्जुगेशन के साथ होता है डबल बॉन्ड की, तो वो रेजोनेंस में चला जाता है। ये पॉइंट आप नोट करके रखो, बस हम समझेंगे इसको, क्योंकि फिर से रिपीट होगा ना तो फिर आसानी समझ में आ जाएगा। तो वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं हम। तो कायरलिटी क्या होती है समझते हैं।
कायरलिटी या फिर कायरल मॉलिक्यूल। ये एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है हैंडेडनेस। हैंडेडनेस मतलब हमारे जो दो हाथ होते हैं वो दोनों आपस में अलग होते हैं। एक हाथ एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते आप। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, एक हाथ का ग्लव दूसरे हाथ में पहन नहीं सकते, अलग हैं दोनों हाथ। ग्लव तो फिर भी पहन लेते हैं क्योंकि वो उल्टा करके पहन लेते हैं। जूते से समझ सकते हो, एक पैर का जूता दूसरे पैर में नहीं पहन सकते, हालांकि उनकी शेप एक जैसी लगती है पर फिर भी फ़र्क है। तो कायरलिटी मतलब सिमेट्री नहीं है उसमें। तो कंडीशंस कायरलिटी की कंडीशंस क्या है? If two real molecules which look like mirror images of each other are non-superimposable, then both are chiral and both are individually optically active। क्या बोल रहा है? कायरल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। मतलब आप एक के ऊपर दूसरे को पॉइंट बाय पॉइंट मैच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं आपको इसकी। इन एंशोमर्स बोलते हैं इनको। तो कार्बन एक मान लो है CH3 ग्रुप और एक मान लो Cl, एक मान लो Br, एक है पीछे H। इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना। एक है पीछे H। तो ये तो है, मैंने वेज डैश नोटेशन बना ली इसकी। अब इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? देखो शीशा, इसका ये शीशा है मिरर। ये मिरर है। शीशे में खड़ा होकर अगर मॉलिक्यूल अपने आप को देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? CH3 Cl Br और H। यहाँ तक समझ में आया? मैंने इसका मिरर इमेज ये बनेगा। ये समझ में आया आपको सबको? पहले ये बताओ। यस सर। आ गया ना? ओके। अब क्या करना है मुझे ना, इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2, मुझे इसको एक के ऊपर एक चढ़ाना है, पॉइंट मैच करने हैं। तो मैं देखता हूँ मैं कितने पॉइंट मैच कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, पहले तो मैं इसको रोटेट करूँगा 180 डिग्री। मैं इस क्योंकि मुझे ऊपर पॉइंट, मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरह से 180 डिग्री रोटेट, वो तो मैं कर ही सकता हूँ ना। मॉलिक्यूल को उल्टा पुल्टा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको इस एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाले एक्सिस के अलॉन्ग 180 डिग्री घुमा दिया। तो अगर मैंने इसको इस एक्सिस के अलॉन्ग 180 डिग्री घुमा दिया तो क्या बनेगा? देखो CH3 Cl इधर आ जाएगा।
और बी आर पहले टूवर्ड्स द व्यूअर था, अब वो अवे फ्रॉम व्यूअर चला जाएगा, और एच अवे फ्रॉम व्यूअर था तो टूवर्ड्स व्यूअर आ जाएगा। एच मेरी तरफ आ जाएगा, पीछे था एच, और बी आर मेरी तरफ था, पीछे चला जाएगा 180 डिग्री घुमाने पे। ये बात समझ में आई? क्या हो गया? कुछ नहीं किया, उसको पकड़ के घुमा दिया। बता दो मुझे प्लीज़ एक बार अगर ये समझ में आ गया तो। यस सर। अब देखो, तो देखो मॉलिक्यूल 2 और मॉलिक्यूल 3 तो आइडेंटिकल है ना, ये तो सेम ही मॉलिक्यूल है ना, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, ये तो आइडेंटिकल है। अब मॉलिक्यूल 3 और मॉलिक्यूल 1 को कंपेयर करो, देखो कौन कौन मैच कर रहा है। इसके ऊपर ये चढ़ गया, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट मैच कर गया, इसके ऊपर ये चढ़ गया, पॉइंट बाय पॉइंट मैच, पर इसके ऊपर ये मैच ही नहीं कर रहा। यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन है। मतलब क्या 1 और 3 आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, देखने में एक जैसे लग सकते हैं आपको, दोनों आपस में मिरर इमेज है। 1 एंड 2 और 3 तो एक ही बात है, 2 और 3 में मत कंफ्यूज करो, चाहे मैं 2 बोलूँ चाहे 3 बोलूँ, एक ही बात है। सो 1 एंड 2 आर मिरर इमेजेस बट दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये Yes, आपस में मिरर इमेज है बट दीज आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इनकी प्रॉपर्टी में फ़र्क होता है। एक तो प्लैटिनम का कंपाउंड होता है, उसमें से एक कैंसर करता है, दूसरा कैंसर नहीं करता, इतना बड़ा डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टी में। एक कार्सिनोजेनिक होता है सिस्प्लैटिन, एक नहीं होता, इतना फ़र्क हो जाता है सिर्फ ऐसे एक बदलने से। इनमें नहीं है, मतलब ऐसे बाकी मॉलिक्यूल्स में हो जाता है। इनको बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल और ऑप्टिकली एक्टिव। जहाँ मैंने कायरल बोल दिया मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही वो। सो बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, 1B और 2B, ये लिखा है। अगर दो रियल मॉलिक्यूल्स जो आपस में मिरर इमेज जैसे हों पर सुपर इम्पोजेबल ना हो, एक दूसरे के ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट मैच नहीं कर रहा, कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो फिर दोनों ही कायरल होंगे। कायरल मतलब अनसिमेट्रिक होंगे दोनों ही, और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कायरल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो ये बात है बस। तो लिख लेते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा। ए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब कायरल ही हो गया वो। क्या होता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल? द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच all the symmetry elements are absent is called a symmetric molecule. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट हों उसको एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सो एसिमेट्री और कायरलिटी सेम थिंग है, बस नाम मतलब वो दूसरा जो है वो ग्रीक टर्म है, कायरल ग्रीक टर्म है और एसिमेट्री इंग्लिश टर्म है, बस इतना ही फ़र्क है। मतलब दोनों का यही है एसिमेट्री। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब उसमें से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करोगे तो उसके प्लेन को रोटेट कर देगा वो। तो फिर आगे लिखो।
टोटल ना 23 सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं अ मॉलिक्यूल in which all symmetry elements are absent. टोटल ना 23 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, 23। तो जिस मॉलिक्यूल में 23 के 23 एब्सेंट होते हैं ना, उसको बोलते हैं ए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सारे 23 के 23 एब्सेंट हैं। तो 23 के 23 नहीं करने हमको। अगला लिखो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो जिसमें 2 सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट होना, द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच कौन कौन एब्सेंट हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री POS और सेंटर ऑफ सिमेट्री COS, ये दोनों एब्सेंट होते हैं। आर बोथ एब्सेंट इज नोन एज डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक और डिससिमेट्रिक में फ़र्क है। एसिमेट्रिक होता है जिसमें 23 के 23 सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट हो। डिससिमेट्रिक में बस ये 2, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। डिससिमेट्री भी सफिशेंट है। एसिमेट्री होना कोई जरूरी नहीं है, डिससिमेट्री भी अगर होगी ना तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हालांकि 3 होते हैं, एक ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से ही कर लो। डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज chiral and ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कायरल होता है। तो मतलब बस एक ही चीज़ आपको देखनी है, अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही एब्सेंट हों तो वो डिससिमेट्रिक होगा और वो कायरल होगा। इतनी सी बात करनी है। कायरल का मतलब क्या, कि वो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। कायरल का मतलब कायरल का मतलब डिससिमेट्रिक हो गया, तो मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है। सारी एक ही बातें हैं। तो क्या है ना, या तो आप हर बार ये देख लो कि एक मॉलिक्यूल लो, उसका फिर मिरर इमेज बनाओ, फिर उसको करके देखो सुपर इम्पोज हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होगा तो कायरल होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप चेक कर लो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हैं। अगर दोनों एब्सेंट हुए तो वो कायरल होगा। दूसरा वाला करना आसान है क्योंकि बार बार वो बना के करके सुपर इम्पोज करके देखना डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है इसलिए हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे आपको, पर ये बहुत सिंपल टॉपिक है। तो पहले हम समझते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। इसका डेफिनेशन लिखो, एन इमेजिनरी प्लेन present in the molecule along which if the
molecule can be divided into equal halves which are mirror images of each other, then plane is known as plane of symmetry। मतलब एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है। एग्जाम्पल, ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं यहाँ से एक प्लेन पास करता हूँ तो ये प्लेन मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये वाला नहीं, ये नहीं, एक तो ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा क्या है ना, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल की शेप ही प्लेनर है। ये मैंने पहले भी बताया था, ये कार्बन sp2 है, ये भी sp2 है, तो ये प्लेनर होगा। sp2 कार्बन का शेप होता है प्लेनर, तो ये एक ऑलरेडी प्लेन में है। मैं इसको यहाँ ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये एक मैंने प्लेन बनाया, उसी प्लेन में पूरा मॉलिक्यूल इसी प्लेन में आ जाएगा। ये जो CH3 है, हालांकि CH3 प्लेनर नहीं होता, CH3 तो टेट्राहेड्रल होता है, पर इन ग्रुप्स को पॉइंट ग्रुप्स माना जाता है, पॉइंट ग्रुप्स, एक पॉइंट की तरह बस। तो H नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, CH3 H और यहाँ H आना था। तो देखो, एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है ही, ये वाला, ये ना मैंने लाइन नहीं बनाई, ये पूरा प्लेन है। ये मतलब ऐसे परपेंडिकुलर में इसका पूरा प्लेन, ऐसे कैसे समझाएं इसको, ऐसे पूरा प्लेन ऐसे ऊपर तक, ये यहाँ पूरा प्लेन ऐसे, ये पूरा प्लेन शीशे की तरह खड़ा है ऐसे, तो वो मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो ये तो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक और भी है, मॉलिक्यूल का प्लेन, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस मॉलिक्यूल को ना आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ऐसे एक क्यूब की तरह, छोटी सी क्यूब ऐसे, ऐसे इस तरह से ये पूरा। तो ये जो प्लेन होगा ऐसे, ये वाला इसके बीचों बीच जाता हुआ ऐसे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उस मॉलिक्यूल का जो प्लेन है खुद ही वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो जो प्लेनर मॉलिक्यूल है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसका प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी गायब होना पड़ेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी गायब होना पड़ेगा। बोथ एब्सेंट, दोनों एब्सेंट होने चाहिए। अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात मैंने करी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की कर रहा हूँ। तो पर ये है कि दोनों एब्सेंट होने चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी। और जो प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया, उस मॉलिक्यूल का वो प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये है, ये मैंने अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री समझा दिया है कि ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में बांटे, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ये एग्जांपल दे दी मैंने। फिर मैं समझाता हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री।
सेंट्रोस्मेट्री पहले समझा देता हूँ मैं क्या है। मान लीजिए एक इस तरह का मॉलिक्यूल है CH3H CH3H। अब ये 3 डायमेंशनल है, आपको इमेजिन होना चाहिए ये है। अब क्या है, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, इस पॉइंट पे खड़ा हो जाऊँ और मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करूँ, सपोज़ मैं इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया तो मुझे दिखेगा थोड़ी दूर जाके मुझे CH3 मिलेगा। चलो ठीक है, अब क्या करूँ, जहाँ से आप चले थे उससे 180 डिग्री ऑपोजिट चलो। ऐसे जब आप 180 डिग्री ऑपोजिट चले तो फिर से आपको वही CH3 मिला, सिमेट्री मिल गई। फिर कहीं और चलो, इधर चलो, H मिल गया। 180 डिग्री ऑपोजिट चलो, H मिल गया, सिमेट्री हो गई। किसी और डायरेक्शन में चलो, इधर चलो, फिर इधर चलो 180 डिग्री, सेम चीज़ मिल रहा है आपको। इधर चलो, ये पॉइंट आ गया, इधर चलो, ये पॉइंट आ गया, सेम ही पॉइंट थे दोनों। इस तरह से अगर आप किसी भी डायरेक्शन में चलो और जिस डायरेक्शन में आप गए उससे ऑपोजिट 180 डिग्री पे चलो, दोनों डायरेक्शन में चलने पे आपको सेम इन्वायरमेंट दिखाई दे। और ऐसा आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी एक में, हर डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन में। किसी एक भी डायरेक्शन में अगर आपको ऐसा नहीं मिला एग्जैक्टली ऑपोजिट, तो उसको सेंट्रोस्मेट्री नहीं बोला जाएगा। हर डायरेक्शन में चल के देखना है आपको, और हर डायरेक्शन में ऑपोजिट चलने पे अगर आपको सेम ग्रुप मिल रहा है तो जिस पॉइंट से आप चल रहे हो उसको सेंट्रोस्मेट्री बोलते हैं। तो ये इसकी आप डेफिनेशन लिख लेते हैं। द पॉइंट present at the center of the molecule through which, if straight lines are drawn, then at equal distance in opposite directions, identical groups must be प्रेजेंट। एक ऐसा पॉइंट मॉलिक्यूल के सेंटर में जिससे अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, उसको सेंट्रोस्मेट्री बोला जाएगा। एग्जांपल ऊपर दे दी, एक और एग्जांपल नीचे दे देता हूँ। ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में भी सेंट्रोस्मेट्री प्रेजेंट है, ये रहा सेंट्रोस्मेट्री प्रेजेंट है। इसमें प्लेनोस्मेट्री भी प्रेजेंट है। कौन? मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन ही इसका प्लेनोस्मेट्री है, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, दोनों कार्बन sp2 हैं। तो प्लेनोस्मेट्री भी प्रेजेंट है इसमें, सेंट्रोस्मेट्री भी प्रेजेंट है इसमें, दोनों ही प्रेजेंट हो गए। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ये। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए एक प्रेजेंट होता, दोनों में से तब भी इनएक्टिव ही होता। दोनों एब्सेंट होने पड़ेंगे तब जाके वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलो अब आपको मैं कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको बताना है किसमें प्लेनोस्मेट्री है, किसमें सेंट्रोस्मेट्री है, क्या नहीं है। ये आप लोग बताइए मुझे, क्या इसमें प्लेनोस्मेट्री है या सेंट्रोस्मेट्री है? बताओ। प्लेनोस्मेट्री, सेंट्रोस्मेट्री, चलिए बताइए, प्लेनोस्मेट्री है इसमें? नो सर। नहीं है? प्लेनर नहीं है। हाँ तो
चलो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। देखो C कार्बन अगर sp3 हो ना, ये sp3 कार्बन है तो वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कैसे? CH H H और H, ये तो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो ये वाला प्लेन मैं कैसे समझाऊँ, यहाँ पे यहाँ से एक प्लेन पास होता हुआ जिसमें ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, इन तीनों में से एक प्लेन पास होता हुआ जो होगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो मैं एक ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन ऐसे, समझ में आ रही है बात? ये पूरा प्लेन है जो Yes, इसका sir. हाँ, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो गया? Yes, sir. देखो अगर किसी भी कार्बन पे दो ग्रुप आइडेंटिकल हो जाए ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। देखो C A B, एक यहाँ ग्रुप बना लो, D मान लो, चलो D और पीछे एक D। अब ये D और D आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। अगर मैं यहाँ से एक प्लेन पास करूँ, कौन सा प्लेन? जो A B और C जिसमें हो, तो वो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। ये ना मैं आपको, रुको मैं कैमरे से समझाता हूँ। ये चलिए अब देखिए, जो मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ समझ में आएगी आपको कौन सा प्लेन बना रहा हूँ मैं? ये Yes, sir. एक ऐसा प्लेन जिसमें ये H और ये H आपस में मिरर इमेज हो, है ना? एक Yes, ऐसा sir. प्लेन जिसमें ये D और ये D आपस में मिरर इमेज हो जाए। तो दो ग्रुप भी अगर एक जैसे हो गए ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ तो चारों एक जैसे हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर कोई टेट्राहेड्रल है तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। क्यों? यहाँ खड़ा हूँ मैं, ऊपर जाने पे H मिल रहा है, नीचे कुछ मिल ही नहीं रहा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। क्लियर होगी बात ये? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड, ये बताओ जरा, ये बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? बताओ। POS COS दोनों बताने हैं आपको। हाँ No, sir. ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना? ये ना आपको थोड़ी अपनी इमेजिनेशन डेवलप करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है बड़े आसान। देखो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, CL H कहाँ है प्लेन ऑफ सिमेट्री? कहीं नहीं है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये है। अब ना कंक्लूड करता हूँ मैं आज के लेक्चर को। आज हमने कायरलिटी के बारे में बात करी है। कायरलिटी और डिससिमेट्री एक ही बात है। कायरलिटी ग्रीक में बोल देते हैं, डिससिमेट्री इंग्लिश में बोल देते हैं। एक डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट होने चाहिए। दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो गया ना तो उसको डिससिमेट्रिक नहीं बोला जाएगा। चाहे डिससिमेट्रिक बोल लूँ चाहे कायरल बोल लूँ, फिर से मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ इस पॉइंट को, दोनों एक ही बात है। तो डिससिमेट्रिक या कायरल होने के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री बोथ शुड बी एब्सेंट। डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता कौन है? अगर आप उसकी मिरर इमेज बनाओ तो फिर जो मिरर इमेज होगी वो मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोज नहीं करेगी, उस मॉलिक्यूल को डिससिमेट्रिक बोलते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को घुमा देगा। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कायरल मॉलिक्यूल की। तो चेक आपको बस यही करना है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री बोथ आर एब्सेंट देन मॉलिक्यूल इज कायरल, hence optically active, otherwise not. If even one of the plane of symmetry or center of symmetry is present, then molecule is optically inactive.
ये बात है। अब ना मैं आपको ग्रुप में कुछ फ़ोटो भेजूँगा, वो आप होमवर्क के रूप में कर लेना। कुछ वो डायग्राम्स बनाई हैं मैंने, और आपको बस ये बताना है कि उसमें सेंट्रोसिमेट्री है, प्लेनोसिमेट्री है या नहीं है, बस यही बताना है। तो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ।